फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था एक समय में। वो तो मुझे लगता है सभी के हीरो हैं। अमिताभ बच्चन। नहीं, गाना सुनना बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारे घर के बगल में जो घर था वो सरदार पटेल का था, पर उनके घर में जो आम लगते थे वो ज्यादा हमें अच्छे लगते थे, और वहाँ दूसरे के बगीचे से आम तोड़कर खाने में ज्यादा स्वाद आता था। जो हमारा छात्रावास था उसके जो फर्श थे वो कच्चे थी, तो हर इतवार को उसको लीपना पड़ता था। लीपना जानते? राजीव जी हमारे यहाँ आए थे। एक दिन बाबूजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि बिजनौर से चुनाव लड़ो। प्रिंस चार्ल्स दिल्ली आए थे, तो वो प्रधानमंत्री, वो प्रिंस ऑफ वेल्स, वो उस मेज पर उन्होंने अपने बगल में मुझे बैठाया। दूरदर्शन तो मुझे अच्छी तरह से याद है, जब शुरू हुआ था दूरदर्शन तो हमारे घर में टेलीविज़न आया था, तो बहुत से लोग देखने आते थे कि टेलीविज़न होता कैसा है। उस समय टेलीविज़न घूमती तो मैं बहुत घूमती रहती हूँ। सोनिया जी को मैंने निमंत्रित किया मेरी बेटी की शादी में। सभी चाह रहे थे सोनिया जी से मिलना, मगर वो सोनिया जी जो गांव से आई हुई थी और बच्चियाँ थी और महिलाएं थी, उनके बीच में चली गई। राजीव जी के साथ तो मैं क्या बताऊँ, एक दफ़ा प्लेन चला करके ले गए हमें बिहार। उन्हें भुट्टा खरीदा और सबको भुट्टा खिलाया। इंस्टाग्राम पे करूं, व्हाट्सएप पे करूं, फेसबुक पर करूं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि मैं मीरा कुमार मैम के साथ हूँ। इंडिया की पहली लोकसभा स्पीकर हैं। इसके अलावा मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। लोकसभा में भी कई बार इन्होंने दिग्गजों को हराया है। बहुत लंबा करियर है इनका पॉलिटिक्स में। इसके अलावा आईएफएस रह चुकी हैं, तो बहुत कुछ है मैम के पास बताने के लिए। आज से पहले शायद आपने कभी मैम का ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा होगा जो मैं आज करने वाला हूँ। सासाराम से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके विदेशों तक मैम का अनुभव कैसा रहा, और आज की पॉलिटिक्स को 80 की पॉलिटिक्स से मैम कैसे देखती हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, और उनका खुद का जो स्ट्रगल है आईएफएस बनने से लेके, सांसद बनने से लेके, लोकसभा स्पीकर बनने तक, वो कैसा रहा है, उस पर बात करेंगे। तो आज विस्तार से चर्चा होगी। मैम से मैंने 1 घंटा लिया है। आई होप कि 1 घंटे में सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की जर्नी है, जितनी लंबी जर्नी है, तो 1 घंटे में कवर होना मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज सारे सवालों के मैम जवाब दें और बात होगी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों का अभिवादन करती हूँ मैं। तो मैम सबसे पहले हम बचपन से शुरू करेंगे और फिर हम धीमे धीमे 1 बाय 1 चलते आएंगे जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ा है। तो बचपन से शुरू करते हैं। कैसा आपका बचपन था? आप शरारती थी? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न कभी किसी ने किया नहीं है। और मेरा जन्म पटना में हुआ था। ओके। और पटना में जब मैं बहुत छोटी थी तभी दिल्ली आ गई थी, क्योंकि उसी समय 1946 की अंतरिम सरकार बनी थी। क्योंकि अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि अब वो हिंदुस्तान में रह नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि एक अंतरिम सरकार बनानी चाहिए जिसे हम जितनी सत्ता है वो सौंप कर जा सकें, जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं। तो वो 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनी थी और उसमें मेरे बाबूजी मंत्री बने थे। तो और उसके जो अध्यक्ष थे वो उस समय के जो गवर्नर थे, उस समय के जो वाइस रॉय थे, गवर्नर जनरल नहीं, वाइस रॉय लॉर्ड वेवल, वो उसके अध्यक्ष थे। 2 सितंबर 1946 को मेरे पिता दिल्ली आए थे और तब से हम लोग दिल्ली में ही हैं। अच्छा। और मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था। इसलिए अच्छा था कि जो मेरे माता पिता थे वो इतना स्नेह देते थे, इतना प्यार करते थे, माँ का इतना ममत्व मिलता था और पिता का इतना स्नेह मिलता था। मेरी जो भी इच्छा थी, इससे पहले कि मैं बताऊं, वो पूरी कर देते थे। अच्छा। तो ऐसे माता पिता मिले मुझे। पिता मेरे बहुत व्यस्त रहते थे, और सबसे बड़ी मुझे जिस पर गर्व होता है कि मेरे माता और पिता दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया था जीवन में।
तो बचपन में परिवार में आप पिताजी की लाडली थी, शरारत करती थी, कभी डांट पड़ी थी किसी बात को लेके? क्या शरारत करती थी? मुझे डांट नहीं पड़ी थी। कभी? पिता की डांट कभी नहीं पड़ी थी। हाँ। माँ की शायद एक दो दफा पड़ी हो, हाँ। मगर वो भी बहुत प्यार से उन्होंने मुझे पाला था। तो डांट का तो सवाल ही नहीं उठता है। शरारत करती थी, बच्चे तो शरारत करते, मगर बहुत शरारती थी ऐसा मैं नहीं कहूँगी। अच्छा। बहुत शरारती नहीं थी। हमारे पास बहुत सारे हम पेट्स रखते थे, पालतू जानवर रखते थे, कुत्ते रखते थे, गाय रखती थी, मेरी माँ गाय भी रखती थी। और हमारे यहाँ एक हिरनी थी छोटी, अच्छा। वो थी। और खरगोश थे हमारे यहाँ, तो और तोता था हमारे यहाँ। तो हम इन सब से खेलते रहते थे और इनके बीच में जाकर छुप जाते थे। तो माँ ढूंढती रहती थी। और ख़ास करके दिल्ली की गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ती है। हाँ हाँ। हम जब सब घर के अंदर रहते थे तब हम चुपके से जा कर के, और वहाँ नारंगी के पेड़ लगे हुए थे, नारंगी खाना मना था, उससे गला खराब हो जाता था। तो मगर वो बहुत अच्छी लगती थी, तो हम चुपचाप जा कर के वो खाते थे, नमक लेके जाते थे चौके में से। तो इस तरह की एक। और हाँ, हमारे घर के बगल में जो घर था वो सरदार पटेल का था। अरे वाह। और उनकी बेटी मणिबेन पटेल वहाँ रहती थी। तो उनके घर में जब आम लगता था तो हमें अपने घर के, हमारे यहाँ भी आम लगते थे, पेड़ थे, पर उनके घर में जो आम लगते थे वो ज़्यादा हमें अच्छे लगते थे। तो वहाँ जाते थे हम। और हमारे घरेलू जो कर्मचारी थे उनके भी बच्चे हमारे यहाँ जो स्टाफ क्वार्टर था उस पे रहते थे। तो हम सब जा कर के वहाँ धावा बोल देते थे उनके यहाँ। और मणि बहन बहुत परेशान हो जाती थी हमसे कि हमने उनके सब बर्बाद कर दिए। हाँ, मतलब अपने यहाँ के आम अच्छे नहीं लगते थे, वो कहावत उसमें वो चुनौती नहीं थी ना, अपने हाँ, वो तो अपने ही है वो तो। हाँ। और वहाँ दूसरे के बगीचे से आम तोड़कर खाने में ज्यादा स्वाद आता था। हाँ। तो आप बचपन से दिल्ली में रही हैं, पटना में आपका जन्म हुआ था? पटना में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद ही मेरे पिताजी आ गए यहाँ पर, अंतरिम सरकार में वो मंत्री थे। ठीक है। तो तब से हम यहीं रहे। उस समय याद है आपको, जैसे आपने बोला कि सरदार पटेल जी का परिवार आपके बगल में ही रहता था, बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो पॉलिटिशियन हुए, जिन्होंने देश को आगे लेके गए, आपके घर आते थे? सब आते थे। मौलाना आज़ाद हमारे यहाँ आते थे, सरदार पटेल तो बहुत आते थे हमारे यहाँ से। सरदार बलदेव सिंह जी आते थे, जॉन मथाई आते थे, जिनका मुझे याद है वो सब आते थे बहुत। और बहुत स्नेह करते थे, बहुत घरेलू वातावरण था। जी। और जब आपने एजुकेशन शुरू की, आप उसके बाद में इंडिया से बाहर गई IFS बन के, तो आपके लिए भी उस समय कुछ चैलेंजेस थे घर से बाहर पढ़ने जाना, और आपने उस तरीके का कुछ माहौल देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी माता जी उच्च शिक्षा प्राप्त थी। हाँ। और वो उस समय के लिए एक अनहोनी घटना थी। हाँ। कि मेरे नाना जी ने उनको उच्च शिक्षा दी, मेरे पिताजी उच्च शिक्षा प्राप्त थे। वो भी अनहोनी घटना थी क्योंकि उनके पिताजी, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी जब मेरे पिताजी सिर्फ 6 वर्ष के थे। तो उस कठिन स्थिति में आगे पढ़ना, और उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेली, भेदभाव, छुआछूत, ये सब बहुत झेला। तो उन्होंने मुझे म्यूनिसिपल बोर्ड के स्कूल में भेजा। अच्छा। उस समय मेरे पिता देश के उच्च कोटि के जो सत्ता में थे नेता, हाँ। उनमें उनकी कुंती हाँ, थी। नहीं, उनका तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जगजीवन जी के बारे में, बहुत सारी कहानियां मैंने खुद पढ़ी हैं। तो उन्होंने मुझे म्यूनिसिपल बोर्ड के स्कूल में भेज दिया। आज भी कोई नहीं सोचेगा कि म्यूनिसिपल बोर्ड के स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाए, तो उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया। उसके बाद मेरे माता पिता को लगा कि मुझे छात्रावास में रहकर पढ़ना चाहिए, तो मुझे वनस्थली भेज दिया गया। जब मैं
11 वर्ष की थी तब मुझे वनस्थली छात्रावास वनस्थली, में, जयपुर जो वाला, जो जयपुर के पास जयपुर, हाँ, टोंक जिले में। हाँ तो उस समय वो नया नया ही बना था, जी। तो वहाँ कुएं से पानी भरना पड़ता था। नल थे मगर बहुत कम थे उस समय नल, हाँ, तो नल कुएं से पानी भरना पड़ता था। और जो हमारा छात्रावास था वो उसके जो फर्श थे वो कच्चे थी, तो हर इतवार को उसको लीपना पड़ता था। लीपना जानते? हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो लीपना पड़ता था। और हमारे कक्ष में हम 3 लड़कियां थी, 2 और हम तीनों मिल करके लीपते थे, बहुत आनंद आता था। और वहाँ मैंने घुड़सवारी सीखी। हाँ मैंने घुड़सवारी सीखी और बहुत अच्छी घुड़सवारी उन लोगों ने मुझे सिखाई। अच्छा, तो ये उसके बाद फिर मुझे मेरे पिताजी ने माँ ने MGD गर्ल्स पब्लिक स्कूल में भेजा, जहाँ से मैंने सीनियर केम्ब्रिज किया। तो वो चाहते थे कि सब कुछ मुझे सिखा दे, जो साधारणतया लोग नहीं सीखते हैं, बच्चे नहीं सीखते हैं। वो चाहते थे कि वो सब मैं सीख लूँ, और ऐसा ना हो कि बड़े घर की लड़की हूँ इसलिए ये काम नहीं कर सकती, ये नहीं करना चाहिए, इस काम से मुझे परहेज है या नहीं वो मैं समझ सकता हूँ। अगर आप लीपने की बात कर रही हैं तो बड़े घर की बेटी और छोटे घर की बेटी, लीपना मतलब वो बराबर हो जाता है जब आप हाँ, छात्रावास में होते हैं तो वो शिक्षा, और उसके लिए मैं अपने दोनों माता पिता की आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये सब, और फिर घुड़सवारी भी मैंने वहाँ सीखी। फिर MGD में रखा ताकि मैं अंग्रेज़ी सीख लूँ, क्योंकि बाकी सब स्कूल हिंदी माध्यम से थे। तो अंग्रेज़ी वहाँ से हमने सीनियर केम्ब्रिज किया। तो निरंतर मेरे माता पिता कोशिश में थे कि मुझे हर प्रकार की शिक्षा मिले, दे सके, और जितना मैं पढ़ना चाहती थी उतना उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो घुड़सवारी की बात की आपने, आपने निशानेबाजी भी सीखी थी? मैंने ऐसा हाँ, कहीं स्कूल में सीखी थी, MGD में सीखी थी, और अच्छी सीखी थी। उसके बाद जब हम फॉरेन सर्विस में थे तो मसूरी एकेडमी में भी, वहाँ भी निशानेबाजी का क्लब था हमारा, तो वहाँ भी मैं निशानेबाजी करती तो थी। लोकल लेवल पे ही आपने किया फिर आप नहीं, वो आगे अच्छा, वो जो कंपटीशन, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, जी, वो नहीं किया। मैंने स्कूल में किया और उसके बाद एकेडमी में किया। ओके। और फिर आपको कब जॉब का ऑफर पहला कब आया? 72 या 73? 71 में, 71 73 में, 70 73 में, हाँ, क्योंकि मैं इम्तिहान के लिए बैठी। और पहले मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा तब शादी हो गई थी आपकी? मेरी शादी हो गई थी, मैंने MA कर लिया था इंग्लिश में मिरांडा हाउस से, और मेरी शादी हो गई थी, मेरे 2 बच्चे थे। तब मुझे मेरे परिवार ने, माँ ने, बाबूजी ने, मेरे पति ने, सबने मुझे कहा कि तुमको बैठना चाहिए, तुम क्यों नहीं बैठ रही हो ये UPSC के इम्तिहान में। तब मैं बैठी, तो मैं पहले दफ़ा में इनकम टैक्स में आई। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ कि मेरे मन में हुआ कि मुझे फिर से इम्तिहान देना चाहिए, और फॉरेन सर्विस में आ गई उसके बाद में, 1973 में। तो मैं और फॉरेन सर्विस में जब आ गई तो एकेडमी में थी, मसूरी एकेडमी में, जहाँ मैंने कहा मैंने निशानेबाजी की, घुड़सवारी भी की। तो फिर वहाँ से, तो वहाँ बहुत तरह की ट्रेनिंग हमें मिली, इतनी ज़्यादा, हर पक्ष देश के प्रशासन से संबंधित, विदेश सेवा से संबंधित जो भी हो सकता है कार्य, और जो सीखना चाहिए वो सब हमें सिखाया गया उस ट्रेनिंग के दौरान। यहाँ तक कि देश में जो जिला का प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला के स्तर पर, वो कैसे होता है वो भी सिखाया गया वहाँ भेज करके। तो वो सब सीखा। फिर हमें
विदेश सेवा में ये ज़रूरी है कि आप कोई एक विदेशी भाषा सीखें। जी। तो हमने स्पेनिश चुना, ओके। तो उसे सीखने के लिए हमें स्पेन भेजा गया। तो हमने स्पेन में उसका डिप्लोमा किया स्पेनिश का। ओके। तो पहली आपकी ज्वाइनिंग स्पेन में थी या स्पेनिश सीखने के लिए आप गई थी? नहीं, हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग करने के बाद हमारी पोस्टिंग हो गई, लैंग्वेज पोस्टिंग कहते हैं लैंग्वेज उसको, पोस्टिंग थी, ओके। कि ये भाषा सीखने के लिए ये जी। पोस्टिंग हो रही है। जी। तो वो स्पेन में मैड्रिड में हुए। ओके। तो कितनी कंट्रीज में आपने सर्व किया, याद है? हमने 2 देशों में सर्व किया, फिर हम यहाँ वापस लौट आए। एक हमने स्पेन में किया, जी। एक हमने यूनाइटेड किंगडम में किया, लंदन में थे हम। अच्छा। और वहाँ पर रहे और उसके बाद फिर हमें होम पोस्टिंग मिल गई, हम यहाँ आ गए। अच्छा। और यहाँ आने के कुछ वर्षों के बाद हमने इस्तीफा दे दिया। वो उस पे आएंगे मैम। वो कुछ 83 के आसपास शायद, या 84 में आपने 85 में, ओके। उसके बाद ही आपने फिर चुनाव लड़ा था लोकसभा का। तो ये जो आपके लगभग 10 साल थे फॉरेन सर्विस में जो आपने दिए हैं, उसका एक्सपीरियंस 12.5 हो गई, 70, हाँ, 83 85 तक, राइट। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना ज़्यादा दूसरे देश, दूसरे संस्कृति, दूसरी भाषा, दूसरे लोग। और जब हम स्पेन गए, जे वो तो अद्भुत था, क्योंकि उसी समय जनरल फ्रैंको जो थे वहाँ के तानाशाह थे बहुत बड़े। अच्छा। उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्योंकि तानाशाही में रह रहा था स्पेन, इसलिए वो बंधा हुआ था, मुक्त नहीं था। तो आप जानते हैं डिक्टेटरशिप में क्या स्थिति हो जाती है लोगों की। तो वो स्थिति थी। और जब हम पहुँचे थे तो उसी समय ये उससे आज़ाद हुआ था। और वहाँ पर डेमोक्रेसी की, जनतंत्र की स्थापना हो रही थी, चुनाव होने वाले थे और कुछ हो भी रहे थे। तो खुल रहा था, जैसे कुछ बंद है, एकदम अंधेरी कोठरी है, अचानक उसमें दरवाज़ा खुल जाए, रोशनी आ जाए, ताज़ी हवा आ जाए, उस तरह का स्पेन था। और हम जहाँ भी जाओ, वहाँ के लोग इतने स्नेहिल हैं, इतने फ्रेंडली हैं। जहाँ भी जाए, सड़क पर भी जाए, कोई किसी को नहीं जानता मगर एक दूसरे को शुभकामना देते हैं, बुएनस दियास, अर्थात गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। और मुस्कुराते हैं और बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे लोग हैं और हमेशा उत्सुक रहते हैं कि आपकी मदद कैसे करें। तो ऐसे समय में मैं वहाँ गई थी और जहाँ भी जाते थे वहाँ वो लोग गिटार बजाकर गाना गा रहे होते थे। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा एक देश है जहाँ के लोग इतनी मित्रता रखते हैं और इतना स्नेह रखते हैं और बात बात पर गिटार बजाकर गाने लगते हैं। तो वैसा था वो। हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि अचानक वो आज़ाद हो गए। हाँ, राइट। तो आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? क्या एज? 23 वर्ष में। 85 में आते हैं। तो पहली बार जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रही थी या आपने कांग्रेस को ज्वाइन करने का फैसला किया, तो वो चेंज कैसे था और आपने जॉब क्यों छोड़ी? क्योंकि आप अच्छी जॉब कर रही थी, आपने जैसा बताया कि आप स्पेन में थी, वहाँ बहुत अच्छा कल्चर था, फिर अचानक से आप इंडिया आती हैं। नहीं, लंदन गए, उसके बाद लंदन गए। लंदन बहुत अच्छा था। लंदन तो बहुत है ही, क्योंकि मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है जी। तो वहाँ पर मैं गई तो अंग्रेजी साहित्य के जितने बड़े बड़े मूर्धन्य लेखक थे सबके बारे में लंदन में ही देखा हमने। लंदन गए और इंग्लैंड में जगह जगह घूम करके उन सब के बारे में देखा। तो और बहुत बड़े जो कवि थे सबके बारे में, सबके घर में गए। उनके पुराने घर अभी भी ठीक से रखे हुए हैं लोगों के लिए, म्यूजियम बनाकर। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा
अपने आप में बहुत अच्छा लगा। वो लोग एक समय में हमारे पर पर शासन करते थे और मेरे पिता उनके खिलाफ थे और उनको हटाने के लिए जेल भी गए थे 2 दफ़ा। बावजूद इसके उनकी बहुत सारी बातों को, बहुत सी संस्थाओं को हमने अपनाया है। जैसे पार्लियामेंट है, पूरे के पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने उनका अपनाया है। हाँ, अंग्रेज़ी बोलना हमने अपनाया है। हमारा रहन सहन में बहुत सारी अंग्रेजियत आ गई है, वो भी हमने अपनाया है। तो वहाँ भी जब मैं गई तो ये दोनों विचार मन में थे कि ये हमारे पर शासन कर रहे थे, उन्होंने बहुत क्रूरता भी की थी। फिर हम ये भी था कि इनकी बहुत सारी चीज़ों को हमने अपनाया भी है। तो ये दोनों का संतुलन बना करके वहाँ पर हम स्पेन में आप कितने साल थी? स्पेन में 1 साल थे, क्योंकि लैंग्वेज पोस्टिंग थी। और लंदन में? लंदन में 3 साल थे। 3 साल से ज़्यादा थोड़ा। ओके। हाँ, तो मेरा सवाल वही है वापस से कि राजनीति में एंट्री का कैसे जहन में आया कि अब राजनीति में चलते हैं, या फिर ऐसा हुआ कि बिजनौर जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ के जो सांसद थे उनकी मृत्यु हो गई और वहाँ पर चुनाव की घोषणा हुई और वो कठिन चुनाव था। उस समय की जैसी परिस्थिति थी, वो बहुत कठिन चुनाव था। और राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री थे और राजीव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो पहला चुनाव हो रहा था लोकसभा का, इसलिए वो प्रतिष्ठा की सीट थी कि उनका उस सीट को जीतना बहुत ज़रूरी था। तो क्योंकि वो बहुत कठिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि सीट जो थी वो मुश्किल थी। तो राजीव जी हमारे यहाँ आए थे, मेरे बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई तो वो संवेदना प्रकट करने आए। 2-3 दफ़ा आए। बाबूजी उन पर बहुत स्नेह करते थे, अपने पुत्र की तरह उनको मानते थे, वो भी बाबूजी का बहुत आदर करते थे। तो वो 2-3 दफ़ा आए और उसी बीच में बाबूजी में और उनमें क्या बात हुई मैं तो वहाँ थी नहीं। पर एक दिन बाबूजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम फॉरेन सर्विस से इस्तीफ़ा दे दो और बिजनौर से चुनाव लड़ो। मैं कहा ठीक है, आपके बाबूजी की पार्टी थी, अपनी पार्टी थी, अच्छा। कांग्रेस जे, उसके अध्यक्ष थे। तो बाबूजी बोले नहीं, राजीव गांधी आए थे और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ो, तुम इस्तीफ़ा दे करके लड़ो बिजनौर से। तो मैं कहा बाबूजी मैं चुनाव आप कह रहे हैं तो मैं तुरंत इस्तीफ़ा दे दूंगी, पर मैं आपके साथ रहूंगी। अच्छा। अपनी पार्टी में मतलब लोग कहेंगे कि अपने वृद्ध पिता को छोड़ करके रूलिंग पार्टी में चली गई। तो बाबूजी बोले नहीं, राजीव जो है मेरे पुत्र के समान है, उन्होंने कहा है और मैंने उनको हामी भर दी। अच्छा। तो मैं कहा जब आपने हामी भर दी है तो ठीक है। तो इस तरह से मैं फिर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और तुरंत ये सब हुआ। आज बात हुई बाबूजी से, 2 दिन बाद हमने इस्तीफ़ा दे दिया। उसी दिन वो इस्तीफ़ा स्वीकार हो गया, क्योंकि इस्तीफ़ा का स्वीकार होना भी बहुत ज़रूरी है और उसका गैजेट में प्रकाशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो गैजेट में प्रकाशित हो गया और उसके बाद हमने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और हमारे खिलाफ लड़ रहे थे रामविलास पासवान और मायावती। तो इस प्रकार हमने चुनाव लड़ा। तो क्योंकि हम पढ़ाई समाप्त करने के बाद और शादी के बाद हम फॉरेन सर्विस में चले गए थे, तो बहुत गहरा अनुभव चुनाव लड़ने का हमें नहीं था। तो राजीव गांधी जी के साथ भी आपने काम किया, इंदिरा जी को आपने देखा होगा और उसके बाद में सोनिया जी के साथ भी आपने खूब काम किया है। अगर मैं पूछूं कि इन तीनों दिग्गज लोगों में आपको
क्या बेहतर लगता गया, मतलब एक खूबी अगर मैं जानना चाहूँ कि राजीव जी में क्या खूबी थी, इंदिरा जी को भी आपने देखा और फिर सोनिया जी के साथ भी आपने काम किया है। ये तीनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित और गरिमामय व्यक्तित्व है। इंदिरा जी को मैं बचपन से जानती थी, मैं जी। छोटी थी तब से वो मुझे बहुत स्नेह करती थी। मैंने कहा ना, हम 1946 हाँ में आ गए जी। और जो मंत्रिमंडल था लॉर्ड बेवल का, उसमें उस पिताजी थे। उसमें बाबूजी भी थे जी। और उसमें नेहरू जी भी थे। जी। तो इसलिए 1946 से ही संबंध था नेहरू जी के परिवार से, इंदिरा जी से। वो मुझे बहुत स्नेह देती थी। और मैं जब फॉरेन सर्विस में थी उस समय वो प्रधानमंत्री थी। ओके। और मुझे याद है मैं जाती थी जब, उन दिनों इस तरह का पहरा नहीं था, इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ खुला था। तो जो हमारे प्रधानमंत्री का जो कार्यालय था वो साउथ ब्लॉक में, वो गेट नंबर 6 से वो जाती थी। और हम लोग, मेरा भी उधर ही कहीं था। वो का तो खैर बहुत बड़ा था, पूरा सब हम लोग का जो अपना ऑफिस था। तो गेट नंबर 6 से वो जाती थी, गेट नंबर 6 से हम भी चले जाते थे और लोग भी वो जहाँ उनका कार्यालय था जाते थे। तो मैं उन्हें प्रणाम करती थी, तो हमेशा मुझे कहती थी कैसी हो मीरा, ठीक हो मीरा। उनका स्नेह हमेशा बना रहता था। और एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया। मुझे तो ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं तो बहुत जूनियर थी, प्रधानमंत्री देश की। उन्होंने वो प्रिंस चार्ल्स, अब तो किंग चार्ल्स हो गए हैं, जी। तो प्रिंस चार्ल्स दिल्ली आए थे और वो उनको नेपाल जाना था क्योंकि नेपाल में वहाँ के राजा की ताजपोशी हो रही थी। तो वो रुके थे, तो इंदिरा जी ने उन्हें दिन के खाने के लिए बुलाया था। तो उसमें मुझे बुलाया और उसके बाद विदेश नीति के बारे में उन्होंने इतनी बारीकी से मुझे समझाया, इतने प्यार से समझाया उन्होंने, मैं वो भूल नहीं सकती हूँ। वो ऐतिहासिक क्षण है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात कि वो प्रधानमंत्री, वो प्रिंस ऑफ वेल्स, वो उस मेज पर उन्होंने अपने बगल में मुझे बैठाया। तो इतना उनका स्नेह था, उनकी वो छाप मुझ पर है। राजनीतिक रूप से मैंने उनके साथ कार्य नहीं किया, राजीव जी के साथ किया। और राजीव जी का व्यक्तित्व अद्भुत है, बहुत सम्मान है मेरे मन में उनके लिए। और उन्होंने भी जिस तरह से कार्य किया और जितना परिश्रम, बहुत परिश्रम करते थे, उसे देख करके मुझे लगता था। और कितना उनके दिल में यहाँ के लोगों के लिए कंसर्न था और कितना वो चाहते थे यहाँ पर टेक्नोलॉजी लाना, यहाँ पर इस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना, जी। जो जी। कि उन्होंने किया। जी। और सोनिया जी, में भी हम सोच नहीं सकते थे कि उनमें ऐसे गुण हैं, इतना एक त्याग करने का। क्योंकि उनको अवसर मिला, और अवसर ही मिला नहीं, वो उन्होंने परिश्रम से खुद अर्जित किया, वो अवसर बनाया कि वो प्रधानमंत्री बन जाए इस देश की। जी। और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो नहीं बनेंगी। ऐसा बहुत कम देखा है मैंने, अपने देश में ही नहीं दुनिया में भी मैंने बहुत कम देखा। तो मैं समझती हूँ उनके साथ मैंने कार्य किया। इंदिरा जी तो मेरी माँ के समान थी, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, हमेशा स्नेह मिला। और राजीव जी को मैं अपने बड़े भाई के समान सम्मान देती थी, उन्होंने भी मुझे बहुत माना जी। और मुझे लेकर के आए राजनीति में। जी। और सोनिया जी है। अब थोड़ा सा मैं और कुछ पर्सनल चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। फिल्म देखती हैं आप या देखती थी? बॉलीवुड मूवी?
फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था एक समय में, मगर अब बहुत दिन से नहीं देखी है। कब देखनी थी आप, जब कॉलेज टाइम था उस वक्त? कॉलेज टाइम में उतना नहीं देखी थी। कॉलेज टाइम में तो माँ के साथ जाती थी, कुछ चुनी हुई फिल्में देखती थी, मगर शादी के बाद बहुत फिल्में हम लोग देखते थे, बहुत सारी फिल्में देखते थे। कौन सा फेवरेट हीरो था आपका? अमिताभ बच्चन? वो तो मुझे लगता है सभी के हीरो हैं हाँ। अमिताभ बच्चन। आप किसकी फिल्में देखती थी सबसे ज्यादा? मैं सभी फिल्में, जो नई फिल्म आई देख लिया, अनलेस की इट इज एकदम ही। अंग्रेजी की भी देखी, हिंदी की भी देखी, देखते रहते थे। गाने सुनती हैं? गाने भी सुनती थी। मुझे अच्छा लगता है गाने सुनना। अभी नहीं, अब नहीं? अब इतना नहीं सुनती हूँ। अब बस मुझे लगता है कि थोड़ा मेरा जो मेरी जीवन शैली बदल गई है। हाँ, आपकी काफी बदल गई अब तो। बहुत जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके ऊपर, मैं समझ सकता हूँ। बदल गई है। नहीं, गाना सुनना बहुत अच्छी बात है। गाना सुनने से मन बहुत शांत हो जाता है और बहुत उससे सुकून मिलता है। गाना सुनना चाहिए, ऐसी जी। बात नहीं है। दूरदर्शन हुआ करता था आपके टाइम, दूरदर्शन की कुछ बातें याद हैं आपको? वो जो मुझे याद है, एंटीना जो लगाते थे उससे नेटवर्क आता था। उस टाइम पे आपका कोई फेवरेट सीरियल या कुछ हुआ करता था, देखती थी आप उस समय में दूरदर्शन? ध्यान है कुछ? हाँ, दूरदर्शन। दूरदर्शन तो मुझे अच्छी तरह से याद है। जब जब शुरू हुआ था दूरदर्शन, तो हमारे घर में टेलीविज़न आया था, तो बहुत से लोग देखने आते थे कि टेलीविज़न होता कैसा है उस समय। टेलीविज़न और चित्रहार होता था हाँ हाँ। दूरदर्शन पर। तो हमारे स्टाफ क्वार्टर से सब आ जाते थे चित्रहार देखने, और इतवार को फिल्म होती थी तो वो देखने आते थे। तो हमारा घर तो हर समय भरा रहता था, क्योंकि वो सब दूरदर्शन टेलीविज़न देखते, और तो कोई चैनल था नहीं, हाँ, दूरदर्शन एक ही ही था। था। तो वो देखने आते थे। एक सीरियल था हम हाँ हाँ, राइट, हम। और फिर ये आया, महाभारत आई, रामायण रामायण। आया। और ये दो चैनल देखने के लिए सभी आते थे, दो कार्यक्रम देखने के लिए। तो दूरदर्शन पहले इस पर एक ही कार्यक्रम होता था, प्रतिमा पूरी करती थी। वो शाम को 6:30 बजे समाचार पढ़ती थी। अच्छा, एक ही कार्यक्रम होता था जब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था। अच्छा। और उसके बाद और ये ट्रेड फेयर लगता है ना, प्रगति मैदान वाला, हाँ। तो वहाँ पर टेलीविज़न लगाया गया था, तो लोग उत्सुकता से जाते थे देखने की, ओ ये टेलीविज़न है, ये है टेलीविज़न, और इस पे न्यूज़ पढ़ रही हैं। तो वो बड़ी पुरानी बात है। हाँ हाँ, बहुत पुरानी बात है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। और घूमने कहाँ जाती हैं आप अक्सर? घूमती तो मैं बहुत हूँ, बहुत घूमती रहती हूँ। अभी तक तो मैं कहाँ कहाँ हो आई। बॉम्बे हो आई, बेंगलोर हो आई, हैदराबाद हो आई, गुंटूर हो आई, विजयवाड़ा, पटना और रायपुर, और भी कहीं कहीं गई, छूट गया है। ऑफिशियल ट्रिप नहीं, आप पर्सनल ट्रिप पे घूमने पर्सनल ट्रिप पे नहीं जाते। नहीं जाते? लोग मुझे बुलाते हैं, दो कारणों से बुलाते हैं। या तो पॉलिटिकल है हाँ तो बुलाते हैं, जी। या फिर बाबूजी की मूर्तियाँ बहुत लगाते हैं, अच्छा, तो मूर्ति लगाते हैं तो बुलाते हैं, या फिर शादियाँ होती हैं तो बुलाते हैं। तो आप घूमने नहीं जाती हैं पर्सनल? जितना मैं पहले घूमती थी उतना ही अब अब बंद हो बंद गया। हो गया है? अब बंद हो गया है घूमना। इंडिया से मगर बाहर कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? 2 जगह तो आपका जॉब हो गया। बहुत जगह गए, बहुत, कोई भी ऐसा देश सारे। शायद ही हो जहाँ नहीं गए और सब। सबसे अच्छा देश आपको कौन सा लगा है? ये तो तुलना करना ठीक नहीं होगा, मगर अ, तुलना करना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सभी देश अच्छे हैं अपने आप में, सभी जगह। भारत के लिए सब जगह बहुत सम्मान है, हाँ और भारत के पार्लियामेंट के लिए बहुत सम्मान है। जी। मैं अफ्रीका के
एक देश में गई थी, जी तो वहाँ पर उन्होंने, वहाँ के स्पीकर ने, वहाँ के कॉमनवेल्थ के पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग थी, तो सारे देश के, सारी दुनिया के कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि स्पीकर ने, कि जब हम हाउस चलाते हैं और बहुत कठिन स्थिति में पड़ जाते हैं, तो पहले हम लोग वो किताब देखा करते थे कि ऐसी स्थिति में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने कौन सा निर्णय लिया था। अच्छा, पहले हम देखते थे, बट अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कौन सा निर्णय लिया, क्योंकि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट और राजनीति इतनी जटिल है, जी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो उतनी कॉम्प्लेक्स और कहीं है नहीं। तो अब हम उसे देखते, तो धीरे 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 जो हमारे देश की जो एबिलिटी है, हमारे देश की जो क्षमता है, उसका चारों तरफ प्रचार हो रहा है और लोग मानते हैं उसको। तो और आप पूछे थे फेवरेट कौन सा है कंट्री, फेवरेट कंट्री तो मेरी सब है, मैं किसी को एक को नहीं कहूँगी कि फेवरेट है, मगर एक वाकया बताऊँगी। जी। टोंगा एक जगह है, एक देश है, वहाँ में गई, छोटा सा देश है, और वहाँ पर बहुत भयंकर तूफान भी आया था, बहुत इस समय मुसीबत में है। तो उस समय वहाँ मैं गई, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें 24 सदस्य हैं, बिल्कुल बहुत छोटा है ना, तो 24 सदस्य है। तो मैंने उस स्पीकर से पूछा कि आपका सदन अच्छे से चलता है? उन्होंने कहा बहुत अच्छे से चलता है, अच्छे से ही चलना चाहिए उसको। मैं कहा इतने अच्छे से कैसे चलता है, वहाँ शोर नहीं मचता? बोलते बिल्कुल नहीं शोर मचता। मैं कहा क्या करते? तो उन्होंने बताया क्या करते। तो फिर मैं सोचा कि ऐसा तो मैं तो कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर थे वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन थे। समझ सकता तो उनको देख के सब डर जाते थे, चुपचाप से होकर बैठ जाते थे। तो निशानेबाजी तो आपने भी की थी। खाने में क्या पसंद है आपको? मैं तो शाकाहारी हूँ। हाँ, लिट्टी चोखा खाती हैं आप? लिट्टी चोखा आपके बिहार का तो बहुत नहीं, मुझे कोई ऐसा। अच्छा, तो अभी ऐसे वैसे आप आपका फेवरेट फूड क्या है वेज में भी? पनीर पसंद है मुझे। अच्छा, पनीर खाते हैं? पनीर पसंद। पनीर में भी कौन सा? पनीर का नॉर्मल? पनीर में भी कई सारी होती है ना, कढ़ाई पनीर, हाँ, मटर नहीं पनीर। नहीं, वो जो होटल में मिलते हैं वो वाली, जो घर में बनता है जो घर पर पनीर। पनीर बनता है वो आप खाते हैं? मैम ख़त्म करूंगा, लेकिन जैसा आपने एक किस्सा मुझे सुनाया इंदिरा जी के बारे में कि आपको बुलाया था उन्होंने, प्रिंस के साथ खाना खिलाया था। सोनिया जी के बारे में आपने कोई किस्सा नहीं सुनाया? कोई एक ऐसा किस्सा अनछुआ जिसको हम बोलते हैं, अनसुना किस्सा, या राजीव जी के साथ जो आपको कोई अच्छा लगा हो, टच किया हो, वो अगर आप शेयर करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। देखिए, सोनिया जी के साथ, सोनिया जी को मैंने निमंत्रित किया मेरी बेटी की शादी में जी। तो वो मंच पर आई, और जैसा कि होता है हमेशा उन्होंने जो न्यूली वेड्स थे उनको आशीर्वाद दिया, फ़ोटो खिंचाया, और नीचे आ गई, मंच से नीचे आ गई। मैं चाह रही थी कि बैठ के नाश्ता करें, थोड़ा सा कुछ ग्रहण करें, तो नहीं बैठी। अच्छा। नहीं बैठी वो, और भीड़ में चली गई, बहुत भीड़ थी। अच्छा। और वो भीड़ में बहुत तरह के लोग थे जी। मैंने अपने गांव से भी लोग बुलाए थे, क्योंकि अच्छा। जब तक मेरे गांव के लोग नहीं आएंगे मेरे यहाँ की शादी पूरी नहीं हो सकती। तो मेरे यहाँ गांव के लोग भी आए हुए थे, तो मैं देख रही थी सोनिया जी
और बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे। नहीं, गांव के लोग छोटे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हाँ, मगर दिल्ली के जो बहुत ही पोजीशन वाले लोग थे, हाँ सरकार, हाँ जी ओहदेदार जी लोग थे, जी वो भी आए हुए थे। जी। तो सभी चाह रहे थे सोनिया जी से मिलना, मगर वो सोनिया जी जो गांव से आए हुए थे और बच्चियां थी और महिलाएं थी, उनके बीच में चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जी। बहुत अच्छा लगा। और राजीव जी के साथ कोई किस्सा? राजीव जी के साथ तो मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत ही मानते थे। एक दफ़ा प्लेन चला करके ले गए हमें बिहार। अच्छा, खुद चला के? हाँ, पायलट। पायलट थे ना, जी तो खुद चला करके ले गए, बिहार ले गए। और बिहार में हम लोग गए, कार उतर गए तो कार में जा रहे थे। कार में जा रहे थे तो राजीव जी बोले रोको रोको रोको, तो कार रोक दिया। तो सड़क के बगल में बैठ करके एक आदमी भुट्टा बेच रहा था, तो उन्हें भुट्टा खरीदा और सबको भुट्टा खिलाया। तो वो मुझे सीन, और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत छोटपन में हम लोग आते थे वहाँ राष्ट्रपति भवन में। उस समय राजीव जी आते थे, संजय आते थे, हम भी जाते थे, हम लोग सब छोटे छोटे थे राष्ट्रपति भवन में। उन दिनों आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिलने के बाद एक बहुत खुशी का माहौल था, जो हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटे छोटे ओकेजन पर राष्ट्रपति भवन में समारोह होता था तो हम लोग मिलते थे। तो वहाँ भी मिलते थे, बचपन से लेकर के अंत तक की कहानी। बहुत जी। बहुत कहानियाँ हैं। आपको जब भी देखो, मैंने आपको बताया कि लोकसभा स्पीकर रही हो आप, जब या मैं जब आपसे मिला हूँ इससे पहले भी एक दो बार, आप बहुत शांत हैं। मतलब आपके साथ बैठ के मैं 4 घंटे बात कर सकता हूँ, 5 घंटे बात कर सकता हूँ, करो। कर ही रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुस्सा आता है कभी आपको? और लास्ट आपको कब ध्यान आता है कि आपको गुस्सा? मुझे नहीं लगता कि आपको गुस्सा आता होगा। किस बात पे गुस्सा आता है, अगर आता है, और कब आता है? बहुत सी चीज़ों पर गुस्सा आता है। जी। जब भी लोग जात पात करते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। जब भी लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं मुझे गुस्सा आता है, या महिलाओं पर अत्याचार विचार होता होता है, है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है मैं बता नहीं सकती। आपने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे। आपने जब राजनीति की तब भी आपने देखे, जब आप फॉरेन सर्विस में थी तब भी आपने देखे। बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी की राजनीति करने के तरीके में आपको क्या अंतर नजर आता है? अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से ही कंपेयर करना चाहें, क्योंकि आप उस समय भी थी, पॉलिटिक्स में एक्टिव थी। अगर मैं इन्हीं दोनों लोगों, क्योंकि दोनों बीजेपी से ही हैं, तो बाकियों से कंपेयर करना थोड़ा अलग भी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति और मोदी की राजनीति में आपको क्या फर्क लगता है? अटल बिहारी वाजपेयी संयमित थे और उनकी विचारधारा, जो भी विचारधारा है वो हमारे विचारधारा से मेल नहीं खाती है, उसे बंधे हुए थे। और देखिए, इस देश में मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है। जी, बीच का रास्ता। बीच का रास्ता। एक दफ़ा भगवान बुद्ध से आनंद ने पूछा था, जी। भगवान मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं? तो उन्होंने कहा था, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, ना उन्हें इतना ढीला छोड़ दो कि स्वर ही ना निकले, मध्यम मार्ग अपनाओ। तो इस देश में, जो बहुधर्मी देश है, जहाँ भिन्न भिन्न जातियाँ हैं जिन्हें हमें समाप्त करना है, जहाँ इतने तरह की संस्कृतियाँ हैं, भाषाएं हैं, यहाँ पर आप एक तरफा नहीं हो सकते। आपको बीच का सबको लेकर चलना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो भी उनकी विचारधारा रहे, उनका प्रयास था कि मध्यम मार्ग लेकर चले। जी। यही अंतर है। ओके।
एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आप राजनीति में सक्रिय रही और आप शुरू से काम कर रही हैं। परिवार को और राजनीति को, घर पे बच्चों को और सांसदों को, दोनों को, जब दोनों चीज़ें होती हैं, घर के बाहर भी आप जब जाती हैं और घर के अंदर आती हैं, कैसे मैनेज करती थी? चैलेंज था? ये तो बहुत सहज है। हाँ बहुत सहज है। परिवार तो होना ही है। नहीं, होना तो ठीक है। होना तो ठीक है, मगर आप एक को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दे और बिल्कुल ही दूसरी तरफ हट जाएं। कई दफ़ा ऐसा होता है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय ऐसा हुआ था, जो लोग जेल चले गए थे उन्होंने ऐसा किया था, परिवार को नज़रअंदाज किया था, सेक्रीफाइस किया था। हाँ। पर अब तो सामान्य समय जी। जब ऐसा समय आएगा जी। कि जब आपको सब कुछ त्याग करके देश के लिए, जब हमारे जवान हैं उस परिवार का और सबका ध्यान छोड़ करके सीमा पर लगे रहते, तो वो ऐसा ही करते, वो संतुलन नहीं करते। मगर वैसे सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आपका परिवार है तो आपकी जिम्मेदारी वहाँ भी है। जी। आपका काम है तो आपकी जिम्मेदारी वहाँ भी है। और ये इसका संतुलन बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको दोनों का संतुलन बना के रखना ही पड़ेगा। जी। चलते चलते आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने, जैसा कि आपने बीच में मुझे याद दिलाया था, गोबर से जब आपने ज़मीन को लेसा था, वहाँ से लेके आज, अब जब हम इतने आगे निकल गए हैं, अब आउटडोर गेम बंद हो गए हैं, बच्चे फ़ोन पर आ गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अपने आप को कैसे संभाल पाती हैं? समय के साथ तो बदलना चाहिए। राइट। क्यों नहीं बदलना चाहिए? समय से के साथ हम नहीं बदलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। क्योंकि मैंने अभी देखा आपने माइक खुद लगाया है, आपको पता था, आपने इसको खुद लगाया, तो आप समय के हिसाब से चल रही हैं। तो माइक लगाना तो बहुत आसान काम है। नहीं मैम, मैं इससे भी कठिन काम कर देती हूँ। जैसे सब टेक्नोलॉजी के आजकल जो भी काम होता है। अब वो वीडियो कॉल वगैरह इंटरव्यू करती हैं आप कभी जूम पर? हाँ करते हो? वो तो आजकल तो नॉर्म हो गया, आजकल तो होता ही वही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं काफ़ी यंग लोगों के साथ मिलता हूँ, उनको नहीं इतना टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है जितना आपको पता है। चलते चलते आप आजकल के यूथ को क्या ये कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपका मैसेज बहुत ज़रूरी है, आपका स्ट्रगल, पहली महिला लोकसभा स्पीकर। जी। जो आज के युवा हैं, हिंदुस्तान के युवा, उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हिंदुस्तान के युवा हैं, क्योंकि वो इस देश में हैं जहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं। जहाँ समस्याएं नहीं है वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं वहाँ पर युवाओं के सामने चुनौती है, और वो चुनौती को आपको स्वीकार करके उसका सामना करना है और उसे विजय पानी है। चुनौतियाँ क्या है? सबसे पहले तो जात पात खत्म करिए। ठीक है। ये दहेज लेना बंद करिए। हाँ, क्योंकि इससे स्त्रियों का अपमान भी होता है, प्लस वही जो आप भ्रूण हत्या वगैरह की जो बातें होती है वो इसीलिए ज्यादा होती हैं कि बेटी होगी तो दहेज देना पड़ेगा। राइट। जी। ठीक, बिल्कुल जात पात समाप्त करिए और दहेज लेना बंद करिए। और जो हमारे, अब तो हम उन्हें कहते हैं फॉर्चुनेट सिटीजन्स, पहले कहते थे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ नागरिक, पर अब नया नाम आ गया, जापान में दिया गया है, हमारे सौभाग्यशाली नागरिक। तो सौभाग्यशाली नागरिक आपके घर में हैं, उनकी भरपूर सेवा करिए। जी। ये कभी नहीं होना चाहिए कि उन्हें छोड़ करके चले गए, उनकी बात नहीं सुनी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरे धर्मों का सम्मान करिए। ये चीज़ तो आपने बोल दी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यूथ में आजकल है वो है इंस्टाग्राम पर रील्स देखना। 3-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील देखी जाती है। उन लोगों को भी कुछ कहिए कि वोटिंग करें, आके देश की राजनीति को समझें, माहौल क्या है उसको समझने की कोशिश करें, बशर्ते जो टाइम खराब किया जा रहा है। हाँ, जीवन है क्या? जीवन क्या है? क्या है? समय। अच्छा। जीवन समय है।
अगर मेरा समय इस पृथ्वी पर है 80 साल, तो वो मेरा समय है। मैं उसे कैसे इस्तेमाल करूं? इंस्टाग्राम पे करूं, व्हाट्सएप पे करूं, व्हाट्सएप पे करूं, फेसबुक पे करूं, फेसबुक पर करूं, या कुछ समाज की भलाई के लिए करूं? या कुछ हमारा जो देश है जो चुनौतियों से जूझ रहा है उसके लिए करूं? समय, हमारा जीवन ही समय है। what is life? Life is time. How much time do you have on this planet? And it's a beautiful planet. अभी हमारा चंद्रयान गया, वहाँ पर, वहाँ देख रहे हैं न पहाड़ है, न नदियाँ हैं, न समुद्र है, न घास है, न तितली है, न रेनबो है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ है। Such a beautiful planet on which you are born, such a beautiful country in which you are born. Give your time to this country. राइट। थैंक यू मैम, थैंक Thank यू you. सो मच मैम Thank you. बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और मैं भी इंस्टाग्राम पे खैर रील देखता हूँ, लेकिन अब मैं कम करूँगा। मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनको मेरा जो डिस्कशन होता है, जब मैं कैब से आ रहा होता हूँ या मैं मेट्रो में जा रहा होता हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही डिस्कशन करता हूँ कि क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए बेहतरी के लिए। सो आज जब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपने आज कैमरे पे बोला है, मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। और आई होप सो कि आपका एपिसोड खूब देखा जाएगा और लोग आपके एक्सपीरियंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Thank you so much. Thank you. My greetings to everyone. थैंक यू मैम।